हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये CDS 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, जिसमें हम 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे CDS के ही, और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन वो इस बार UPSC पूछ रहा है। अमूमन क्या होता है, ऐसे ये बहुत श्योर तो नहीं रहता कि जो पैटर्न उसने CDS में, CDS थोड़ा ईजी होता है एग्जामिनेशन एज कम्पेयर टू UPSC, बट कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछता है और वहाँ से थोड़ा हम आइडिया लगा सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन उठाया वो 34th क्वेश्चन से उठाया। इसके पहले तक ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उनको ज़्यादा नहीं देखा है। अभी जो मेन अपन GS वाले पार्ट से उठते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू दैट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो इस बार आपको सबको पता होगा, ISFR के बारे में पता होगा, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है 2021 में रिलीज की गई थी। और उसमें जो स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो स्टेट्स में जो सबसे अधिक नंबर परसेंटेज है वो मिजोरम का है ना। स्टेट्स जो परसेंटेज वाइज है वो मिजोरम का है। और लेकिन अब यूटी की हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप मोर देन 90% है, 90 समथिंग परसेंट लक्षद्वीप का। तो इसका आंसर लक्षद्वीप हो जाता, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, स्टेट्स और यूनियन दोनों में ही पूछा है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दोनों में से पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग देखिए, इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टीडी पॉपुलेशन कौन सा था, आपको बताना है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली NCERT क्लास 12 से उठाया गया। NCERT क्लास 12 अगर आपने पढ़ी है तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी चैप्टर 1 या 2 में ही 4 फेजेस लिखे हुए हैं, फेज 4 दिए हुए हैं पॉपुलेशन के, जिसमें सबसे पहला 1901 टू 1921 का पीरियड है, जो कि आपका स्टैग्नेंट या स्टेशनरी पॉपुलेशन का है। याद रखिएगा, 1901 से 1921 का पीरियड जो है वो स्टैग्नेंट या स्टेशनरी पॉपुलेशन ग्रोथ का पीरियड है। 1921 टू 1951 का जो पीरियड है वो स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ का पीरियड है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1921 टू 1951 हो जाता, यानी कि स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ का पीरियड। और एक और फेज है 1951 टू 1981, जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, स्टीडी वाला कौन सा है, 21 टू 51, स्टैग्नेंट वाला आपका 1901 टू 1921 है, और आपका जो 1951 टू 1981 है, ये है एक्सप्लोजन यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। अगला है, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर, इसका इजी आंसर है जियोथर्मल एनर्जी। आप सबको पता होगा, जियोथर्मल के लिए अर्थ के अंदर से वहां पे गर्म पानी का वो निकलता है, तो जियोथर्मल इज द एनर्जी। ये आपको इजी लग रहा होगा। अच्छा, आज अगर आपको याद हो, आज की न्यूज में मैंने डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा था, डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर। तो ये क्वेश्चन देखो वहीं से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का पहली बार आइडिया किसने दिया था? इसका आइडिया दिया था जॉन मेनार्ड कीन्स ने। याद रखिएगा, जॉन मेनार्ड कीन्स इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट क्या करता है डेफिसिट फाइनेंसिंग में, एक्सपेंडिचर ज्यादा करता है रेवेन्यू से ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर। तो इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के फंक्शन कौन कौन से हैं? रिसोर्सेज बिल्कुल हाँ, लाइफ सस्टेन करना बिल्कुल हाँ, एस्थेटिक सर्विस बिल्कुल हाँ। 1 2 3 विल बी द आंसर, C will be the answer for this, C will be the answer 1 2 3। Who among the following formulated the concept of poverty as a measurable development indicator in the Indian subcontinent? Actually ये जितने नाम आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे ही इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहले पॉवर्टी एज अ मेजरेबल डेवलपमेंट का जिन्होंने जिक्र किया था इंडिया में, वो थे दादा भाई नौरोजी। सर दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने ही पहले इसका जिक्र किया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन एज वेल, है ना। अगला सवाल देखते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था 3-4 दिन पहले। मैंने आपको जब अच्छा, जो रिवीजन सीरीज में है उनको जरूर पता होगा। रिवीजन सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स जो होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है वही कि टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स, ये सब किस में आती है? तो ये फिक्स्ड कैपिटल में आता है, दे कम अंडर द फिक्स्ड कैपिटल। ए विल बी द फर्स्ट, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। इनमें से क्या कम चाहिए अगर आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में है? ऑब्वियस सी बात है, लैंड कम चाहिए ना आपको, क्योंकि आप फार्मिंग के लिए तो लैंड चाहिए सारा, नॉन फार्मिंग में तो लैंड कम चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज करेक्ट। ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं। अब देखो एक एक करके देखते हैं। इट इंश्योर्स 175 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल गलत है, 150 दिन का एम्प्लॉयमेंट है। इट गिव्स हायर वेजेस टू वुमेन वर्कर्स, ऐसा कुछ नहीं है। पीपल आर जनरली गिवन बोथ स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क, ये भी गलत है, केवल अनस्किल्ड वर्क है इसके अंदर।
दिस इज इंप्लीमेंटेड ओनली इन द रूरल एरियाज, बिल्कुल सही एरिया। अगर आपको मनरेगा की केवल डेफिनेशन पता है तो अनस्किल्ड वर्क फॉर एडल्ट इन रूरल एरियाज 150 डेज, ठीक है ना। बस ये 4 कीवर्ड्स आपको याद रखने थे, आपका आंसर आ जाता है। डी विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन एज अ फॉर्म ऑफ इमरजेंसी, इजी क्वेश्चन था अगेन, इसका आंसर हो जाएगा डी, हेल्थ एजेंसी मेंशन्ड नहीं है, बाकी मेंशन्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन रिलेटेड टू मनी बिल, इसमें से कौन सा प्रोविजन नहीं है मनी बिल का? इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, ये है। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोर्टियम, ये भी है। इम्पोजिशन ऑफ फाइन बाय द लोकल अथॉरिटीज, ये नहीं है ना, अगर आप पढ़ेंगे तो ये नहीं है। सी विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी में कवर्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन था ये। पेट्रोल आप सबको पता है काफी डिमांड चल रही है स्टेट्स की कि भाई पेट्रोल को कवर करो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कमिटी ऑन एस्टिमेट्स इज एड हॉक कमिटी, गलत है, ये स्टैंडिंग कमिटी है। रेलवे कन्वेंशन स्टैंडिंग कमिटी, गलत है, एड हॉक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। Which one of the following is not an Indian form of socialism? इनमें से कौन सा इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म नहीं है? अब ये एक अच्छा सवाल था, थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल था, ये आपका यूपीएससी भी पूछ सकता है। देखो आपको अलग अलग आंसर कीज अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन मेरा जो हिसाब है वहां पे यहाँ किसका आंसर हो जाएगा? मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा रेडिकल सोशलिज्म। रेडिकल सोशलिज्म क्यों? देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो है हमारा, डेमोक्रेसी हमारी सोशलिज्म के ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा, मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो है। कम्युनिटेरियन सोशलिज्म कई लोग सोच रहे होंगे, लेकिन कम्युनिटेरियन सोशलिज्म भी है हमारे यहाँ। अगर आप देखो तो हम माइनॉरिटीज को जो रिजर्वेशन देते हैं, माइनॉरिटीज को जो प्रोवाइड करते हैं, वो कम्युनिटी के बेसिस में ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज ही प्रोवाइड कर रहे हैं। जैनिज्म को दिया है, मुस्लिम्स को दिया है, ठीक है ना। तो ये जो रिजर्वेशन है ये यहाँ पे जो ओबीसी और ये सब दिया है, तो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म भी है। रेडिकल सोशलिज्म जरूर हमारे यहाँ नहीं है। नेहरूवियन सोशलिज्म तो है ही बिल्कुल, नेहरूवियन सोशलिज्म भी है हमारे यहाँ, तो इसका आंसर होगा रेडिकल सोशलिज्म। मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, वैसे यही आंसर होगा, गलत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ब्रिक्स, इनमें से ब्रिक्स को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है? इजी क्वेश्चन है, आप 4 ऑप्शन पढ़िए, बताइए कौन सा है। इसका आंसर होगा सी, ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, मेजर इकोनॉमीज। Which of the following is not a characteristic feature of Indian federalism? Indian federalism का characteristic feature इनमें से कौन सा नहीं है? पहला देखो, the federating units consented to form a union, residuary power vest with the center, single citizenship, and extensive union and concurrent list। तो इसमें से कौन सा आपको बताना है फीचर इंडियन फेडरलिज्म का नहीं है? बहुत ही इजी सवाल है, अगेन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इसका आंसर होगा ए। क्यों होगा? अगर आपको पता हो तो हमारे यहाँ जो यूनिट्स हैं वो कंसेंट, मतलब हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूशन है, होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, ना कि मतलब कि कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है? कमिंग टुगेदर में सारे स्टेट्स एग्री करते हैं, कंसेंट करते हैं। ये अमेरिका का सिस्टम है कंसेंट वाला, है ना, वहां पे सारे स्टेट्स ने कंसेंट दिया हुआ है। हमारे यहाँ कंसेंट नहीं, हमारे यहाँ अलग नहीं हो सकते स्टेट्स, इसलिए पहला ही आंसर जो है वो नहीं होगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्कल्पचर एट सांची आर करेक्ट? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अगेन। पहला स्टेटमेंट दिया है, इन सम स्कल्पचर्स देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शलभंजिका। दूसरा है, द फिगर ऑफ शलभंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाय विमेन सराउंडेड बाय लोटसेस एंड एलिफेंट्स। तीसरा है, शलभंजिका मोटिव वाज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियाज। अब ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी पूछ सकता है, इसका आंसर जरूर देख लेना। आप लोगों को क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? जरूर अटेम्प्ट करिएगा। लेट मी टेल यू द आंसर। इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से 1 और 3, क्योंकि ये दूसरा जो है वो गलत है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वहां पे एक विमेन जरूर डिपिक्ट होती है, लेकिन विमेन एक छोटी सी लकड़ी पकड़ के खड़ी रहती है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। विमेन लोटस, एलिफेंट्स ये सब नहीं होते, वो एक लकड़ी पकड़ के खड़ी रहती है, इसलिए उसको साल वृक्ष, एक्चुअली शलभंजिका इज एक्चुअली साल वृक्ष की जो छाल है उसको लेके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 विल बी द आंसर दिस, ठीक है ना। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। In which one of the following years was the first telegraphic connection established between Europe and India? Easy question है, 1865। ये जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपको फैक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वीर शैवा मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? बसवन्ना। बवा इसीलिए इनको बसावा बोलते हैं, वीर शैवा है ना, बसवन्ना। एंड ठीक है, आगे देख लीजिए, द रूइंस ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? इसका नाम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी वाज द पर्सन हु ब्रॉट टू लाइट
द हम्पी ruins, है ना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज कंपोज्ड बाय कृष्ण देव राय ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु। अब ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको बताना है कृष्ण देव राय ने इनमें से कौन सी किताब जो थी वो स्टेट क्राफ्ट पे लिखी थी तेलुगु में। इसका आंसर हो जाएगा अमुक्त मर्यादा। एक्चुअली ये तीनों ही किताबें उन्होंने ही लिखी थी, लेकिन अमुक्त मर्यादा वाज ऑन स्टेट क्राफ्ट, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ऐसा समझ में आ गया, ठीक है। आगे तो ये रिविजन्स में याद है आप लोग को, लाइव सेशन हुआ था तो मैंने आपको इंसेप्टी सोल एंड एंटी सोल बोला था कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो सीडीएस में यूपीएससी ने पूछा है, फिर से पूछ सकता है। मैच द कॉलम था, आंसर मैंने आपके सामने टिक कर दिया। एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है, आई थिंक एनसीईआरटी क्लास 11th में ही दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन वहीं का। 11th में नहीं, आई थिंक 9th या 8th की किताब में दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम जो आंसर कीज है वो गलत दिया हुआ है ना। तो चूंकि मेरा जियोग्राफी ऑप्शनल है, मैं आपको बिल्कुल इजीली बता सकता हूं। अब पेरीपेडिमेंट इन अ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन इज नोन एज, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको बजाड़ा या बहाड़ा बोलते हैं, याद रखिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बजाड़ा या बहाड़ा इसको बोलते हैं। और एक्चुअली कई आंसर कीज मैंने देखी उसमें प्लाया लिखा है, प्लाया नहीं होता है। देखो प्लाया इज एक्चुअली पीडमोंट, प्लाया क्या बोलते हैं, पीडमोंट बोलते हैं प्लाया को। इट्स नॉट पेरीपेडिमेंट, पेरीपेडिमेंट इज एक्चुअली बजाड़ा या बहाड़ा। इट्स अ स्लोप ऑफ डेब्री और सेड। क्या होता है जब रॉक का ऐसा रॉक है, मान लो उसका जो एंड होता है ना, एंड एरिया में सेडिमेंट्स ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, और एक ऐसा स्लोपी नेचर का वो बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम सेमी एरिड रीजन बनता है, इसको हम बजाड़ा या बहाड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली इंसेलबर्ग क्या है, इंसेलबर्ग जैसे कई बार देखा होगा आपने मोनेड नॉक का नाम सुना है। इस तरीके से एक रॉक अकेला बचता है, साइड साइड का पूरा एरिया रहता है, इस तरह का एक रॉक अकेला बचता है, तो इसको बोलते हैं मोनेड नॉक। फिर आपका इंसेलबर्ग, तो याद रखिएगा इंसेलबर्ग क्या मोनेड नॉक। ज्यूजन लिखा हुआ है, ज्यूजन आपने देखा होगा, ज्यूजन। तो देखो क्या होता है कि देखो कई रॉक्स, जैसे मान लो ये पूरा एक रॉक है, अब यहाँ का ये वाला पार्ट बहुत जल्दी वो हो जाता होगा, इरोड हो जाता होगा, ये वाला पार्ट कम देर में इरोड होता है। तो इसका जब इरोजन होगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट तो गायब हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बचेगा, है ना, इस तरीके का, मतलब यहां से इरोड हो जाएगा लेकिन ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बचेगा। तो ये टेबल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसको ज्यूजन बोलते हैं। यानी कि रेजिस्टेंट जो रॉक्स हैं वो देर में इरोड होंगे, और जो बाकी नॉन रेजिस्टेंट है वो जल्दी इरोड होंगे, तो ये आपका ज्यूजन कहलाता है। और फिर बजाड़ा या बहाड़ा, जिसको पेरीपेडिमेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्लोप में जब आपका सेडिमेंट या डेब्री इकट्ठा हो जाता है वहां से बनता है। और एक प्लाया जो है उसको पीडमोंट बोलते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये एक्चुअली रूपा मेड सिंपल की किताब, जो कि जिसका ऑप्शनल होगा वही जानता होगा। रूपा मेड सिंपल नाम की किताब आती है, जियोग्राफी की किताब है, फिजिकल जियोग्राफी की, 2 पार्ट में है, जियोग्राफी फिजिकल और इकोनॉमिक जियोग्राफी। फिजिकल वाले से ये क्वेश्चन पूछा गया था, बजाड़ा बहाड़ा बोलते हैं, उसका आंसर करेक्ट होगा बजाड़ा या बहाड़ा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आइसोहलाइंस यानी कि सैलिनिटी, इजी सवाल था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनमें से क्या है, मैंने आपको कई बार डेफिनेशन बताई कि एफडीआई का मतलब है कि वो यहाँ पर आकर के रुके, स्ट्रक्चर्स बनाए, इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। केवल इसका डी वाला जो ऑप्शन है, फॉरेन एंटिटी जो कि सेटअप करे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, उसी को बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी देखो यूपीएससी ने 2021 के प्रीलिम्स में पूछा, फिर यहाँ पे सीडीएस में पूछ लिया कि इनमें से कौन सी चीज इन्फ्लुएंस नहीं करेगी प्राइस ऑफ क्वांटिटी फॉर गुड्स ओन प्राइस, मतलब गुड की प्राइस करेगी कि नहीं उसकी क्वांटिटी की, उसकी डिमांड को, बिल्कुल करेगी। अगर ये महंगा हो जाएगा, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अब 2 चीजें होती है, जैसे मान लो आपका जूस है और आपका स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ आपका जूस पीने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रॉ की प्राइस बढ़ेगी तो क्या जूस की प्राइस बढ़ेगी, जरूरी नहीं है ना। तो स्ट्रॉ की प्राइस बढ़ने से क्या जूस की डिमांड घटेगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सटीट्यूट गुड बिल्कुल होगा, इंपैक्ट करेगा, क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड मतलब कि जूस की जगह आप मान लो कुछ शेक पीते हो, अब शेक्स की प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए और जूस की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो लोग शेक की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना था, दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। वी गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग infant mortality rate of which of one of the following countries is comparable to that of India। इंडिया के कंपेयर में इनमें से कहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है कंपेरिजन में। चाइना का देखो लगभग 7 के करीब है पर 1000, 7 पर 1000। अमेरिका का लगभग 5.6 के करीब है पर 1000, और श्रीलंका का करीब 5.8 के करीब है पर 1000। इंडिया का करीब कितना है, 32 पर 1000। तो यहाँ पे किसी के कंपेरिजन में है इंडिया क्या, नहीं है, आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
अगला सवाल लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं? देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के 4 फैक्टर्स हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के 4 फैक्टर्स हैं। पहला होता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, मतलब कि सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। दूसरा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, ये भी सही है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। तीसरा है परफेक्ट इंफॉर्मेशन, थर्ड इज परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एंड फोर्थ इज लो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर। लो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि यही दोनों मैच कर रहे हैं। बाकी 3 और 4, 3 तो गलत ही हो रहा है क्योंकि एंट्री और उस पर बैरियर कम होने चाहिए, यहाँ पे ज्यादा है ना। 63rd में 19(1) के अंदर कौन सा इंक्लूडेड है, कौन सा नहीं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म है, एक्वायर डिस्पोज प्रॉपर्टी नहीं है, टू मूव थ्रू आउट इंडिया है। 1, 2, 4 डी विल बी द आंसर दिस, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड, विच इज रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट। इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सही। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, गलत, यही गलत हो जाएगा, बी विल बी द आंसर दिस, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसका आंसर देख लीजिएगा, इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, व्हाट आंसर फॉर दिस, है ना। प्रीएम्बल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है इनमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। देखेंगे अगले वीडियो में। ये पॉलिटी वाले क्वेश्चन तक था, ये पार्ट मैंने आपको बता दिया, है ना। ये आपको एक और क्वेश्चन, ये 66 लास्ट है पॉलिटी का क्वेश्चन, ये इसका आंसर आप बताइएगा, इसमें कौन सी ड्यूटी नहीं है। दीज आर दी ऑप्शंस, यू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, डू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज द वीडियो। 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको मजा आया होगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में बना दूंगा। दैट इज इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।